Hello students, welcome back to Study Life. Today we are going to see about very important questions of NEET 2021. The questions which are expected. We are back again with a fresh new session on solving important questions for our NEET. So in the last session, I had told you all some good mantras जो आपको नीट पेपर सॉल्व करते वक्त याद रखने हैं. चलो उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड रिवाइज करते हैं वो जो फॉर्मूलेज हमने देखे थे एंड स्टार्ट करते हैं विद दिस फ्रेश न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो उसमें हम लोग ने फर्स्ट रूल क्या देखा था. फर्स्ट रूल हमने ये देखा था दैट वी शुड बी डूइंग कॉन्सेप्ट रीडिंग. फर्स्ट रूल वॉज वी शुड बी डूइंग कॉन्सेप्ट रीडिंग. जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रीड करना है, फ्लो चार्ट्स बनाना है, टेबल बनाने हैं, डायग्राम्स रिवाइज करना है. सो ये सब था हमारा कॉन्सेप्ट रीडिंग में. सेकेंड था ये वाला बिल्कुल नहीं भूलना आपको. ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे. सो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस. सो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व्ड. नया नया टाइप का क्वेश्चंस पता चलेगा, न्यू आप में इम्प्रूवमेंट होंगी, कहाँ गलती हो रही है, कितना टाइम बचेगा पेपर वाले दिन, सब आपको पता चलेगा. सो सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी उसमें आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ हम ऐड करते हैं. जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको आप जॉट डाउन करके लिख के रखोगे. तो जो भी आपके जो मिस्टेक्स है उसके पॉइंटर्स बना के लिख के रखने हैं आपको. सो वो आपको याद रखना है. सो आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे, एक बार सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए तो मिस्टेक्स को लिख लिया, उसके बाद में हम टाइमर लगाएंगे. वी आर गोइंग टू टाइम योरसेल्फ. कितना समय लग रहा है सॉल्व करने के लिए, सो दैट जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस हर बार टाइम कम लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए. तो आप लिख के रखोगे, स्टार्ट किया ये टाइम, खत्म हुआ ये टाइम. सो ये मंत्रस आप याद रखोगे बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन और बिफोर लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर द एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर वी आर सीइंग इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर. सो क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर के ऊपर क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है. सो हियर इट्स वेरी सिंपल. द आंसर इज साइटोटैक्सोनॉमी बिकॉज इट इज अ ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी जिसमें हम लोग क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी, उसका बायोकेमिस्ट्री सब स्टडी करते हैं. तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या था, साइटोलॉजी. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ वील गो टू द नेक्स्ट वन. This is the next question. Reproduction is synonymous with growth of which of the following set of organisms? Now, इसका मीनिंग क्या है. मीनिंग क्वेश्चन में पूछ रहे synonymous मतलब सेम. Reproduction is synonymous with growth in which of the following set of organisms? So यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, यूनिसेल्यूलर एल्गी और अमीबा, ये तीनों भी क्या है, ऑल दीज थ्री आर यूनिसेल्यूलर. और ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस मीन्स इट इज सेम एज ग्रोथ. सो इट इज देयर इन दिस बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर एल्गे एंड अमीबा. So this is the answer for this first one which is bacteria, unicellular algae and amoeba. बाकी सब इस करके रॉन्ग है क्योंकि इसमें फंगाई आता है जो रॉन्ग है, इसमें फंगाई आता है जो रॉन्ग है, और यहाँ पे फिलामेंटस एल्गे भी ऐड हो गए. ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है बिकॉज इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे, यूनिसेल्यूलर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here we have the biological concept of species. स्पीशीज का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किसने फॉर्मुलेट किया. सो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज was formulated. The credit goes to Mayer. The credit goes to this scientist. His name is Mayer. So this is the biological concept of species which was given by Mayer. So let us go to the next question.
What is common about ये तीनों भी जो एग्जाम्पल्स दिए हैं about trypanosoma, noctiluca, monocystis and giardia. So what is common? जब ये नाम हम सुनते हैं इनके बारे में क्या कॉमन है, तो कॉमन चीज इनमें ये है, ये सब यूनिसेल्युलर है, बट ये सब यूकैरियोटिक भी है. सो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, व्हाट डज दैट मीन? दे आर कमिंग इन ऑल प्रोटिस्ट. दे आर ऑल प्रोटिस्ट. So this is common about these organisms जो दिए गए हैं यहाँ पे. Let us move to this question. Next question. What is यहाँ पे क्या दिख रहा है? Single stranded nucleic acid. किसका न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड है? ये किस ऑर्गेनिज्म में दिखता है? सो इसका आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड विच इज फाउंड इन बैक्टीरियोफेज. नाउ बैक्टीरियोफेज कौन सा वाला? सिर्फ ये वाला है, which is theta multiplied by 174. This one bacteriophage is having this single stranded nucleic acid. So let's move on to the next question. Now, next question. In the capsule of moss, shock absorbers are. So next question. In the capsule of moss, shock absorbers are. What is the thing which is going to absorb the shock? So the answer over here is trabeculae. These are the structures which are present for absorbing shock in case of mosses. Let's move on to the next question. Which of the following algae are suitable for human consumption? मतलब humans consume करने के लिए कौन सा algae possible है, कौन सा which can be used as food? So here we have the answer as this is the right answer where Porifera. This Porifera is used as food and in many countries it is used as food. And this Rhodymania, it is chewed as tobacco in Scotland. So it is chewed as tobacco in Scotland. So this is the right answer. They can be used for human consumption. Let's move on to the next question. Which of the following pairs is not correct? मतलब यहाँ पे हमें जो wrong वाला है वो बताना है, कौन सा सही नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस है, ये दिख रहा है आपको, ये इनफ्लोरेसेंस के टाइप है. ये इनफ्लोरेसेंस के टाइप में ये जो रेसिमोस दिया गया है वीट के लिए वो रॉन्ग है, एंड हमें रॉन्ग वाला ही पहचानना है बिकॉज द वीट प्लांट हैज दी, जो कौन सा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वो याद रखो, इट हैज कंपाउंड स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस. कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? दैट इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है. किसमें? इन केस ऑफ वीट. तो हमें रॉन्ग वाला पहचानना है, तो रॉन्ग वाला यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे रॉन्ग वाला आंसर डी है, तो ये वाला अपना आंसर है for this question. Let us move to the next question. Let us see this question. Which one of the following, कौन सा इसमें से following में से inhibit करता है seed germination for a particular period? मतलब जो सीड जर्मिनेट होने का प्रोसेस है उसको स्टॉप करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं देखते हैं उसमें से कौन सा राइट है. तो पहला वाला दिया गया है लाइट, तो लाइट नहीं है सही आंसर. वाटर भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं. सही आंसर क्या है यहाँ पे? डोरमेंसी. क्योंकि डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी एक ऐसा कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन इन विच, इट इज अ कंडीशन, इसका डेफिनेशन अच्छे से याद रखो. इट इज अ कंडीशन इन विच, जो डोरमेंट हम लोग बोलेंगे ना, जो अपना एम्ब्रियो था सीड का, वायबल एम्ब्रियो ऑफ द सीड, वायबल एम्ब्रियो ऑफ सीड
इट फेल्स टू जर्मिनेट. क्या नहीं हो रहा है? जर्मिनेट नहीं हो रहा है. फेल्स टू जर्मिनेट. इट फेल्स टू जर्मिनेट even under suitable conditions. even under suitable conditions मतलब क्या है यहाँ पे उस एम्ब्रियो को सर्व दिया जा रहा है. the embryo is getting proper water, food, then it is getting light, but then too वो क्या हो रहा है? it is not germinating. वो कंडीशन को क्या बोला जाता है? dormancy. let's move on to the next question. the यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? द एज ऑफ द ट्री कांट बी डिटरमाइंड बाय एनुअल रिंग्स. कितने उसके ऊपर रिंग्स है उससे हम एज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. जब ये ट्री कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, व्हेन द ट्री बिलोंग्स टू विच प्लेस. अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं. टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, ज़ेरोफाइटिक कंडीशन और फोर्थ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर रहेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. बच्चा लोग क्यों रहेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? बिकॉज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, जो एनवायरमेंट का कंडीशन है एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल भर वैसे का वैसा रहता है. तो जब भी हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ का, एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एनवायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज सेम. क्या होता है? सेम होता है थ्रू आउट द ईयर. सेम होता है थ्रू आउट द ईयर. सो उससे क्या होता है, जो भी फ्लक्चुएशन होने चाहिए कैम्बियम एक्टिविटी में वो नहीं दिखाई देते. तो दैट इज वाई अपना यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सिंपल था. क्या याद रखना है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो एनवायरमेंटल और जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो सेम रहता है पूरे साल भर. सो दिस वाज द आंसर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ओवर हियर स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा मेनली प्रोवाइड्स, पूछा गया है. एक छोटा सा रिवाइज मारते हैं, व्हाट इज स्क्लेरेन्काइमा. तो जब भी हम लोग ने परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे ना, परमानेंट टिश्यूज, सो परमानेंट टिश्यूज में ये किसके अंदर आता है? परमानेंट टिश्यूज में इट इज इन परमानेंट टिश्यू एंड इट इज अ सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. सो स्क्लेरेन्काइमा वर्ड जो था, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा मतलब यहाँ पे कौन से सेल्स थे? These cells are the dead cells. कौन से सेल्स हैं? डेड सेल्स है. सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोला गया है. स्क्लेरेन्काइमा मेनली प्रोवाइड्स, क्या काम करता है स्क्लेरेन्काइमा? सो स्टोरेज टिश्यू टू दी प्लांट्स. नो, दे आर डेड सेल्स, तो स्टोरेज टिश्यू नहीं आएगा फॉर दी प्लांट्स. सो ए ऑप्शन क्या आएगा? गलत है ए ऑप्शन. So next is the mechanical support to the organs of the plants. So mechanical support be wrong option. Mechanical support to the organs of the plants. Yes, this is the correct answer. Mechanical support क्यों? Because these are the dead cells. बाकी options भी देखते हैं. Secretory tissues नहीं, वो कुछ secrete नहीं करता. And strength to the monocot plants, especially throughout their abundance, ये भी wrong है. So अपना सही आंसर बिल्कुल मैकेनिकल सपोर्ट है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. स्क्लेरेन्काइमा सुना तो वो जो नारियल के बाहर उसका रहता है ना, हस्क ऑफ द कोकोनट, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. सो इट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. सो यहाँ पे वापस स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर क्वेश्चन आ गया है. अभी स्क्लेरेन्काइमा विच आर डेड सेल्स देखते हैं. मेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स के बारे में क्या बोला गया है? व्हाट आर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स? दे आर थिक वॉल्ड, बिल्कुल सही. दे आर इलोंगेटेड, ये भी बिल्कुल सही. दे आर पॉइंटेड सेल्स एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्क्लेरेन्काइमा में आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? दैट देयर वॉल हैज गॉट थिक डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज लिग्निन. उनका सेल जो वॉल रहता है वो काफी मोटा रहता है. सो यहाँ पे
क्लियर राइट आंसर क्या आएगा अपना? ऑल ऑफ दीज. सो ये था ना इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? इसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम अच्छे से रीड करना चाहिए आपने. जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था उसको क्या बोलते थे? दैट वाज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का पार्ट को बोला जाता है सैटेलाइट. सो वेरी सिंपल आंसर, सैटेलाइट है इसका आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन. रॉबर्ट हुक डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप जिसमें उसने स्टडी किया इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल. हिज वर्क इज फेमस फॉर स्टडी ऑफ. कौन सा सेल्स लिया था उसने? Which cells Robert Hooke had taken while studying the structure of the cell? So उसने लिया था कॉर्क सेल्स. आंसर क्या है इसका? कॉर्क सेल्स. इससे उसने स्टडी करके फाइंड आउट किया था the structure of the cell, the internal structure of the cell, and this was a good achievement by Robert Hooke. Let's move on to the next question. Which of the following one is the longest phase of prophase of meiosis? So students, जब भी हम प्रोफेज वर्ड सुनते हैं क्या याद आता है? मियोसिस का. सो जो मियोसिस का प्रोफेज 1 है ना, उसमें कितने स्टेजेस थे? फर्स्ट कौन सा था? लेप्टोटीन. सेकेंड कौन सा है? जाइगोटीन. थर्ड कौन सा है? पैचेटीन. फोर्थ कौन सा है? डिप्लोटीन. और फिफ्थ वाला है डाइकाइनेसिस. सो ये 5 स्टेज है. किसके है 5 स्टेज? दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है. लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है पूछा गया है. जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो वाला पूछा गया है. तो आंसर क्या आएगा उसका? आंसर है पैचेटीन. ये स्टेज में सबसे ज्यादा टाइम होता है बिकॉज इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो इस स्टेज में होता क्या है वो हम लोग देखेंगे. सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है. दिस इज आवर 1 क्रोमोसोम. सो दूसरे क्रोमोसोम को हम शेड करते हैं. सो ये वाला दूसरा अपना क्रोमोसोम है जिसको क्या किया हमने? शेडिंग किया. सो क्या दिख रहा है आपको? ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. सो ये जो फेज है ये सबसे लॉन्ग फेज है बिकॉज इसमें क्या होता है? वो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होता है. सो ये फेज में ना ये क्रॉसिंग ओवर चायस्मेटा में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है. अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन पूछा है ना सेल साइकिल का, दैट कम्स अंडर इंटरफेस इन ह्यूमंस. इंटरफेस इन ह्यूमंस में अगर हमने सेल साइकिल देखा है बच्चा लोग तो क्या आता है उसमें? ये अपना सेल साइकिल का पहला आता है G1 फेज. फिर क्या आता है? S फेज. यहाँ पे क्या आता है? G2 फेज. एंड लास्ट में इधर आता है M फेज. हाँ, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस फेज. यहाँ से यहाँ देखो वापस मैं बना रही हूँ. यहाँ से यहाँ ये फेज को क्या बोला जाता है? इंटरफेज. अभी इस इंटरफेज का ड्यूरेशन पूछा है ह्यूमंस में. सो क्या दिख रहा है? ये मैक्सिमम पीरियड है. पूरा सेल साइकिल का मेजर पोर्शन कवर कर रहा है. G1, S, G2 सभी इसी के अंदर आ रहे हैं. तो यहाँ पे परसेंटेजेस में आप बोलोगे सबसे ज्यादा इसको मार्क करते हैं. नहीं, ये रॉन्ग आंसर है. ये सही नहीं है. सो अपना आंसर क्या है? ये दिस इज द 95%, जहाँ पे इसका रेंज है 75 to 95%. सो ये वाला अपना बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हु कॉइंड द टर्म. ये टर्म किसने नाम दिया?
who coined the term diffusion pressure deficit. मतलब यहाँ पे ये टर्म किसने दिया था? This term was given by Mayer. So our option C is the correct answer. Let's move on to the next question. So again यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which statement is correct? We have to identify that. अभी यहाँ पे किसके बारे में दिया है? कुछ फॉर्मूले दिए, बहुत इजी है. They have given DPD, जिसका मतलब क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. सो यहाँ पे कंपेयर किया जाता है डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सो दिस इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. टीपी यहाँ पे ओपी था ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे टीपी है टर्गर प्रेशर. बट आपको याद रखना है टर्गर प्रेशर इज सेम एज द वॉल प्रेशर. जो वॉल एग्जर्ट कर रहा है अंदर की तरफ, दैट इज वॉल प्रेशर. सो अपना सही फॉर्मूला क्या बनता है? ओपी माइनस WP. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए. सो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मोर एंड बाय माइनस WP. उससे क्या पता चल जाता है हम लोग को? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड मेटल आयन, कौन सा मेटल आयन इन्वॉल्व है स्टोमेटल रेगुलेशन में? ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? ये मिनरल न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन है, जिसका काम क्या है? स्टोमाटा को रेगुलेट करना. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, राइट वन, सिंपल, इट इज द पोटेशियम इज द आंसर फॉर दिस. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है. देखो क्या दिख रहा है? क्लोरोसिस. क्लोरो वर्ड दिखा तो ग्रीन नहीं देखना है. क्लोरोसिस मतलब इसमें क्या होता है? जो क्लोरोफिल है उसका लिसिस हो जाता है, तो जो पत्ता हरा दिख रहा है वो पीला पड़ जाता है. सो क्लोरोसिस इज नथिंग बट इट इज द येलोइंग ऑफ द लीव्स. जो पत्ते पीले पड़ना उसको क्या कहेंगे हम? Chlorosis. So this was the answer, option B. So with this we have seen some questions required for NEET exam. We'll be back again with fresh new questions. आपके साथ students, we'll be coming back with more questions. For that, please stay tuned with Study Live. Thank you.